हेलो बच्चों, चलिए आज हम देख लेते हैं बीएससी 6 सेमेस्टर फिजिक्स पेपर फर्स्ट की आंसर की। और ये क्वेश्चन पेपर है सीसीएसयू यानी चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ का। जिन बच्चों ने ये क्वेश्चन पेपर दिया है अपनी आंसर की चेक कर लो और ये चेक कर लो कि कितने क्वेश्चन आपने सही किए हैं और कितने क्वेश्चन आपने गलत किए हैं। जिन बच्चों का अब तक पेपर नहीं हुआ है उनके लिए ये क्वेश्चन पेपर सोने पर सुहागा, क्योंकि ऐसे बहुत से क्वेश्चन होंगे जो इस क्वेश्चन पेपर से आपके एग्जाम पेपर में पूछे जाएंगे। चलिए देख लेते हैं वो कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो इस क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं। पेपर फर्स्ट का नाम है सॉलिड स्टेट एंड न्यूक्लियर फिजिक्स, मैक्सिमम मार्क्स 75 यानी 75 टोटल क्वेश्चन है और सबके सब आपको करने हैं। सीधे क्वेश्चन फर्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, अक्रिय गैसों की संयोजक ऊर्जा सीधे अनुपाती होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सी पे आप टिक लगा दें। आर की पावर -6, ध्यान देना आर की पावर -6। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जिन बच्चों को इंग्लिश में पढ़ना है इंग्लिश में पढ़ लो, जिनको हिंदी में पढ़ना हो वह हिंदी में पढ़ लो। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, यदि स्थितिज ऊर्जा फलन यू आर इक्वल टू माइनस के अल्फा अपॉन आर की पावर 6 प्लस बीटा अपॉन आर की पावर 12 तो न्यूनतम स्थितिज ऊर्जा के संगत अंतराण्विक दूरी आर नोट है। समझ गए? अरे बड़ा इजी है ये। ना पढ़ने वालों के लिए काला अक्षर भैंस बराबर होता है, पढ़ने वालों के लिए कितना भी डिफिकल्ट क्वेश्चन दे दो बिल्कुल इजी होता है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है, यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है वो है तुम्हारा बी, 2 बीटा अपॉन अल्फा की पावर 1/6। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रति निक्लोन बंधन ऊर्जा अधिकतम होगी। प्रति निक्लोन बंधन ऊर्जा अधिकतम होगी। ध्यान देना, जो लोहा होता है ना उसकी प्रति निक्लोन बंधन ऊर्जा सबसे ज़्यादा होती है 8.89। उसके बाद धीरे धीरे ग्राफ डाउन होने लगता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, नियंत्रित नाभिकीय संलयन प्राप्त करना कठिन है क्योंकि इसके लिए उच्च ताप की आवश्यकता होती है। यहाँ पर आप सी पे टिक लगा दो। देखो सूर्य में नाभिकीय विखंडन होता है या नाभिकीय संलयन होता है? आप बोलोगे सर नाभिकीय संलयन होता है। क्यों होता है? क्योंकि सूर्य का जो टेम्परेचर होता है वो बहुत हाई होता है, इसी वजह से ठीक है वहाँ पर नाभिकीय संलयन क्रिया होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है, प्रोटॉन बनता है। तो ध्यान देना, प्रोटॉन जो होता है वो हमेशा क्वार्क से बनता है। प्रोटॉन क्वार्क से बनता है। 2 अप क्वार्क होते हैं और एक डाउन क्वार्क होता है। पेपर डिफिकल्ट नहीं है, सोच डिफिकल्ट है आपकी। अगर आप पढ़ लेते ना अच्छे से तो सारे के सारे क्वेश्चन बड़े इजीली तरीके से करके आते। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन 6 है, निम्नलिखित में से कौन लेप्टोन है? इलेक्ट्रॉन हमेशा लेप्टोन होता है, प्रोटॉन वेरियोन होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन लेप्टोन होता है और प्रोटॉन जो होता है वेरियोन होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो मैंने अभी टिक लगाया ही नहीं है, ए पे टिक लगा दो। लेप्टोन कौन सा कण है? हमारा इलेक्ट्रॉन है। ओके, समझ में आई बात? अरे यार यू आर वेरी वेरी इंटेलिजेंट, आपकी तरह कोई नहीं। निम्न में कौन वेरियोन है? तो यहाँ पर न्यूट्रॉन है, फोटोन है, न्यूट्रिनो है, इलेक्ट्रॉन है। तो राइट ऑप्शन डी पे टिक लगा दो। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों कहाँ पाए जाते हैं? हमारे कहाँ पाए जाते हैं? नाभिक में पाए जाते हैं और दोनों के दोनों कौन से होते हैं? वेरियोन होते हैं। ठीक है, ठीक है। एक चीज़ मैं आगे और बता दूं, एक क्वेश्चन पूछा गया है इसमें, प्रोटॉन एक मूल कण नहीं होता, ये ध्यान देना। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन मूल कण नहीं है? आ गया क्वेश्चन, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट्री पार्टिकल। तो ध्यान देना, क्वार्क, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रिनो ये सब के सब क्या है? मूल कण है। बट प्रोटॉन जो होता है वो मूल कण नहीं होता, क्योंकि ये 2 अप क्वार्क और एक डाउन क्वार्क से मिलकर बनता है। हमेशा याद कर लो, लेप्टॉन का चक्रण होता है +1 यानी कि +1/2, प्लस तो दे नहीं रखा पर हाफ होता है। लेप्टॉन जितने भी होते हैं ना सबका स्पिन हाफ होता है, जैसे इलेक्ट्रॉन हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। न्यूट्रिनो मुख्यतः किसके माध्यम से अभिक्रिया करते हैं? न्यूट्रिनो मुख्यतः किसके माध्यम से अभिक्रिया करते हैं? वो हमेशा दुर्बल नाभिकीय बल द्वारा अभिक्रिया करते हैं। ठीक है, बस अच्छे से पढ़ लो। जिन बच्चों का अब तक पेपर नहीं हुआ, देखो कुछ यूनिवर्सिटी के एग्जाम पेपर चल रहे हैं और कुछ के नहीं चल रहे हैं। जिनके नहीं चल रहे हैं अच्छे से तैयारी करो। सारे के सारे जितने भी पेपर मैं डाल रहा हूँ हर एक यूनिवर्सिटी का, सब पढ़ के जाना। आई होप कि पूरे के पूरे नंबर आपके आएंगे। यही क्वेश्चन घुमा फिरा के दे रहे हैं, बाकी कहीं से कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, बीसीसी जालक की परमाणुीय संकुलन सघनतांक है वह एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ बीसीसी लैटिस 68% होती है। पॉइंट में कन्वर्ट कर दो, बी पे आप टिक लगा दो 0.68। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 12, बीसीसी प्रकार के घनीय जालक में 110 अगर मिलर सूचकांक है तो तलों के बीच अंतराल 8 एंगस्ट्रॉम है तो कितना होगा? तो कितना होगा? तो वो होगा 4/√2 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 13 आ गया, ब्रेक का नियम है। ब्रेक का नियम होता है एन लैम्डा 2d साइन थीटा, यही तो होता है 2d साइन थीटा। अब इसमें जरा ढूंढना बेटा कहाँ पे रही है एन लैम्डा इक्वल टू 2d साइन थीटा, ये ब्रेक इक्वेशन होती है। अब कहीं भी इसमें का ऑप्शन नहीं मिल रहा। अगर तुम साइन थीटा को कोस थीटा में भी कन्वर्ट करोगे तो भी ये ऑप्शन हमें नहीं मिल पा रहा है, एन लैम्डा इक्वल टू 2d साइन थीटा। इसका मतलब है चारों में से कोई भी ऑप्शन राइट नहीं है, ठीक है मेरे अकॉर्डिंग। अब आप कहीं सर्च कर लो, कुछ भी कर लो, तो हो सकता है कुछ आंसर निकल जाए, पर मेरे अकॉर्डिंग तो अभी 2 लैम्डा डी है, 2 लैम्डा डी है, 2 लैम्डा इनवर्स डी है, ठीक है 2 लैम्डा डी। तो यहाँ पर कोई भी राइट ऑप्शन नहीं है, ये ध्यान देना आप, ठीक है ओके। क्योंकि हमारा फॉर्मूला एन लैम्डा इक्वल टू 2d साइन थीटा होता है, कोई कुछ भी इसमें से मिलता जुलता नहीं है। तो मैं डायरेक्टली आगे बढ़ता हूँ बिना इसको हल कराए, जब होगा ही ना तो क्या हल कर पाऊंगा। यदि पृथ्वी एकांक कोष्टिका में जालक बिंदुओं की संख्या एन एम अणु यानी कि संख्या एन है, अणुभार एम है और एन आवोगाद्रो संख्या रो घनत्व हो, तो क्रिस्टल का जालक नियतांक ए का मान ज्ञात कीजिए। बी पे आप ठीक लगा दो, एन एम अपॉन एन रो की पावर 1/3। देखो जिन्होंने ये पेपर मुझे भेजा काफ़ी क्वेश्चन उनके राइट हैं, जैसे ये बी नंबर भी इज राइट ऑप्शन हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 मिलाते रहना कितने ऑप्शन बिल्कुल सही किए आपने। एक क्रिस्टल में कोई जालक तल 3 अक्षों के अनुदिश 3a 6b तथा 2c अंतःखंड काटता है, जहां a b तथा c एकांक कोष्टिका के आद्य सदिश है। इस तल के मिलर सूचकांक होने चाहिए। तो इस तल के मिलर सूचकांक, पहले इनको उल्टा कर दो, 1/3 गुणा 6 कर दो, कितना हो गया तुम्हारे पास 3 दूनी 6 हो जाएगा। फिर 1/6 गुणा 6 कर दो, ये 1 हो जाएगा। फिर 1/2 गुणा 6 कर दो, ये 3 हो जाएगा। 213 ढूंढ लो कहाँ पर है 213 दिखाई दे रहा है कहीं पर? सर अभी तो हमें दिखाई नहीं दे रहा। अरे आंखें खोल के देखो यार, चश्मा क्यों पहन रखा आप लोगों ने, जल्दी देखो। तो यहाँ पर 213 इज द राइट ऑप्शन, डी पे आप टिक लगा दो, बिल्कुल सही टिक लगाया हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। साइक्लोट्रॉन में किसी आवेशित कण की गति का समीकरण निम्न प्रकार वर्णित किया जाता है, यानी कि निम्न प्रकार वर्णित किया जाता है। एम वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर क्यू वी बी, बी बराबर एम वी स्क्वायर अपॉन आर बराबर क्यू वी बी। तो यहाँ पे बी पे टिक लगा दो, एम वी स्क्वायर अपॉन आर। अभी केंद्र बल जो होता है ना वो चुंबकीय बल के बराबर होता है, यानी कि किसी पार्टिकल को एक वृत्ताकार पथ पे घुमाने के लिए आवश्यक अभी केंद्र बल जो होता है वो चुंबकीय बल से प्राप्त होता है, और चुंबकीय बल को हम लोरेंज बल भी कहते हैं। बी पे आप टिक लगा दो, सी नंबर इज गलत है बिल्कुल। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। चालक इलेक्ट्रॉनों की पाउली अनुचुंबकीय प्रवृत्ति होती है। चालक इलेक्ट्रॉनों की पाउली अनुचुंबकीय प्रवृत्ति होती है, ताप से स्वतंत्र होती है। सी पे आप टिक लगा दो, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है। निम्न ताप पर धातु की कुल उष्माधारिता दी जाती है। द टोटल हीट कैपेसिटी ऑफ ए मेटल एट लो टेम्परेचर इज गिवन बाय। देखो अगर किसी क्वेश्चन का आंसर आपको गलत लग रहा है ना तो कोई दिक्कत नहीं है, आप एक बार देख लेना उसका राइट आंसर कहीं भी, ठीक है। हो सकता है मिस्टेक हो जाए, ठीक है, मिस्टेक हो सकती है, इसलिए आप एक बार ना चेक कर लेना उसको। लग रहा है आपको कि यार ये होना चाहिए था, ये वाला नहीं है, तो चेक कर लेना, हो सकता है वो आपके अकॉर्डिंग। निम्न ताप पर धातु की कुल उष्माधारिता दी जाती है। धातु की कुल उष्माधारिता दी जाती है, डी पे आप टिक लगा दो, सी बराबर 80 + BT की पावर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 19। धातु चालक में उत्पन्न होल वोल्टेज किसके लंबवत होता है? धातु चालक में उत्पन्न होल वोल्टेज किसके लंबवत होता है? तो वो होता है तुम्हारे पास धारा तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों के। हमेशा याद कर लो ठीक से। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पढ़ते हैं। नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रण छड़ के रूप में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? नियंत्रण छड़ के रूप में कैडमियम का नाम सुना है? कैडमियम और बोरोन, यूरेनियम ठोक रखा। अबे रिएक्टर में जो यूरेनियम होता है ना वो ईंधन के रूप में यूज़ होता है। आजकल ईरान इराक वगैरह में, जो ईरान हो गया, इजराइल अमेरिका में जो युद्ध चल रहा है वो ये यूरेनियम है, उसका रीज़न सबसे ज़्यादा समझ गए, क्योंकि ये ईंधन होता है जिसके विखंडन से बहुत कम समय में ज़्यादा ऊर्जा उत्पन्न होती है, ठीक है। तो ये जो यूरेनियम है वो ईंधन होता है जो नाभिकीय रिएक्टर में यूज़ होता है। उसके जलने से या इसके विघटन से ऊर्जा उत्पन्न होती है। फिर वो क्या करते हैं, पानी को गर्म करते हैं और उससे भाप बनाते हैं, फिर टरबाइन चला के लाइट उत्पन्न की जाती है। बस ये होता है। नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रक छड़ के रूप में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? कैडमियम या बोरॉन की छड़ों का। ग्रेफाइट जो होता है ना, ग्रेफाइट वो मंदक के रूप में यूज़ होता है, यानी कि नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में ग्रेफाइट यूज़ होता है जो कि न्यूट्रॉनों की गति को कम कर देता है। मतलब समझ गए चीज़ को, ये होता है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट ऑप्शन बी पे आप टिक लगा दें, कैडमियम या बोरॉन, ठीक है, हो गया ना, लगा दो बी पे। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं 21। चूर्ण विधि का आविष्कार किया था डिवाई और सिरर ने। डिवाई और सिरर मेथड भी कहते हैं इसको हम, ठीक है।
चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं मेरे दोस्तों। सबसे शक्तिशाली बंधन है ना तो धात्विक बंधन है ना सहसंयोजक है। ये जो आयनिक बॉन्ड होता है ना मजबूत और टिकाऊ होता है ये, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 23 है, डायमंड, सिलिकॉन तथा जर्मेनियम क्रिस्टल हैं, ये सब कोवैलेंट क्रिस्टल होते हैं। डायमंड भी, सिलिकॉन भी और जर्मेनियम भी। तो यहाँ पर मेरे ख्याल से 23 का राइट ऑप्शन ए होना चाहिए और ये सब कोवैलेंट क्रिस्टल ही होते हैं। 24 देख लेते हैं, नाभिकीय अभिक्रिया की अनुप्रस्थ काट दर्शाती है। नाभिकीय अभिक्रिया की अनुप्रस्थ काट दर्शाती है और वो दर्शाती है, ए पे आप टिक लगा दो, नाभिकीय अभिक्रिया की प्रायिकता। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखो हल करना पड़ेगा। एक क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन है जो आपको हल करने पड़ेंगे। ड्यूटेरियम नाभिक 1s2 का द्रव्यमान इतना दे रखा है, प्रोटॉन का द्रव्यमान इतना है, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान इतना, तो बंधन ऊर्जा ज्ञात कीजिए। बंधन ऊर्जा फिर से कितनी होगी, तो राइट ऑप्शन पर आप टिक लगा दें, ए पे टिक लगाएं, 2.23 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 26 है, नमक की मूल संरचना का उदाहरण है। नमक जो होता है ना वो FCC का होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 27, BCC लेटिस की परमाणु त्रिज्या है। तो BCC में √3 आता है, FCC में √2 आता है, तो यहाँ पर आप टिक लगाएं, √3a/4 इज द राइट ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। FCC जालक की समन्वय संख्या है 12 होती है, डी पे आप टिक लगा दो। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 29, निम्नलिखित में से कौन सा कथन व्युत्क्रम जालक के बारे में गलत है। तो देखो ये एक A B C ये सब कथन जो है बिल्कुल सही है, लेकिन डी कथन जो है ना ये गलत है। एक व्युत्क्रम जालक के प्रत्येक वेक्टर की लंबाई 1/d HKL के अनुक्रमानुपाती होगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 देखो, व्युत्क्रम जालकों के पदों में ब्रेक की शर्त है। ब्रेक की शर्त है, ब्रेक्स कंडीशन इन टर्म्स ऑफ रेसिप्रोकल लेटिसेस, तो वो होती है बी पे टिक लगा, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन लगा रखा है, 2 के वेक्टर इंटू जी वेक्टर प्लस g² = 0, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं मेरे दोस्तों, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यू आर वेरी वेरी इंटेलिजेंट। अय हाय, ये बड़ा दमदार क्वेश्चन है जिसका आप बहुत टाइम से इंतज़ार कर रहे थे। आपके आंसर जो है ना, यानी कि जो क्वेश्चन है वो आपके अप डाउन हो सकते हैं, क्योंकि हर एक बच्चे की कॉपी जो होती है ना उसके जो ऑप्शन होते हैं वो ऊपर नीचे हो सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन अगर तुम्हारा 5वां है तो हो सकता है दूसरे वाले का क्वेश्चन नंबर 8वां हो सकता है, ऑप्शन भी चेंज हो सकते हैं, ये ध्यान देना आप। प्रथम बिलियन जोन का क्षेत्र, अरे 31वां 30वां क्वेश्चन हो गया हमारा क्या, हाँ 30 हो गया। प्रथम बिलियन जोन का क्षेत्र द्वारा बंधित होता है, ए पे टिक लगाओ, kx = ±2π/a और kr = k गामा =±2π/a, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। यदि ए वेक्टर, बी वेक्टर व सी वेक्टर किसी जालक के स्थानांतरण सदिश हो तथा ए वेक्टर, बी वेक्टर व सी वेक्टर व व्युत्क्रम जालक के स्थानांतरण सदिश हो तब, ठीक है। डी पे आप टिक लगा दो, ए वेक्टर डॉट कैपिटल A वेक्टर = 2π इज द राइट ऑप्शन। सबने पढ़ रखा है, ये सबको याद होगा। देखो प्रथम कोटि में एक्स किरण की तरंग दैर्घ्य ज्ञात कीजिए, लैम्डा का मान निकालना। यदि विवर्तन थीटा का मान 23 डिग्री है और जालक नियतांक 2.82 एंगस्ट्रॉम है, तो बी पे आप लगा दो 2.82 एंगस्ट्रॉम, बिल्कुल राइट ऑप्शन आएगा एकदम। 34 देख लेते हैं। नमक क्रिस्टल के लिए मेडुलुंग नियतांक का मान है, बिल्कुल सही लगा हुआ है, 1.748 मेडुलंग कांस्टेंट का मान है। 35 देख लेते हैं। डुलोंग पेटिट नियम के अनुसार ताप T पर एक ठोस के एक परमाणु की औसत ऊर्जा होगी 3 kT, बिल्कुल सही लगा हुआ, ठीक है। 3 kT इज द राइट ऑप्शन। फोनोन होते हैं, फोनोन जो होते हैं ना वो हमेशा लेटिस दोलनों के क्वांटा होते हैं, यानी कि क्वांटा ऑफ लेटिस वाइब्रेशन। जो फोनोन होते हैं वो क्वांटा ऑफ लेटिस वाइब्रेशंस होते हैं, याद कर लो ठीक से। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 देख लेते हैं। परिक्षेपण संबंध किससे जोड़ता है, परिक्षेपण संबंध किसे जोड़ता है, तो बी पे आप टिक लगा दें, आवर्ती और संचरण नियतांक को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए डुलोंग पेटिट नियम किस तापमान पर मान्य होता है, हमेशा उच्च ताप पर और ठोसों के लिए मान्य होता है, तो यहाँ पर क्या है, सी पे आप टिक लगा दें, उच्च ताप पर और ठोसों के लिए, ठीक है। ठोसों है नहीं दे रखे हैं इसमें। चलिए धातु की फर्मी को परिभाषित किया जाता है, न्यूनतम भरी हुई अवस्था की ऊर्जा, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की औसत ऊर्जा, 0 केल्विन पर उच्चतम भरी हुई अवस्था की ऊर्जा और अधिकतम संभव इलेक्ट्रॉन ऊर्जा। तो 39 का राइट ऑप्शन जो होगा हमारा वो सी पे आप टिक लगा दो, 0 केल्विन पर उच्चतम भरी हुई अवस्था की ऊर्जा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 पढ़ो जरा एक बार अच्छे से। इन ए सेमीकंडक्टर द एनर्जी गैप बिटवीन वैलेंस बॉन्ड एंड कंडक्शन बैंड इज, अरे यार वैलेंस बैंड बॉन्ड नहीं है, वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड इज नियरली। तो ध्यान देना ये हमेशा एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट के पास में होता है, जैसे कि
आप सिलिकॉन का देखोगे 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जर्मेनियम का देखोगे आप 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये एक के निकट होता है, ठीक है। ए पे आप टिक लगा दो, ए पे आप टिक लगा दो। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अरे यार तुमसे बढ़ के कोई चीज़ हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 41 देख लेते हैं। परम शून्य ताप पर एक इलेक्ट्रॉन की औसत ऊर्जा होती है। बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन लगा हुआ है 2/3 EF। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। परम शून्य ताप पर एक इलेक्ट्रॉन की औसत ऊर्जा होती है 2/3 EF। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। फर्मी ऊर्जा, EF मतलब फर्मी ऊर्जा। गणितीय रूप से प्रभावी द्रव्यमान दिया जाता है। प्रभावी द्रव्यमान का फॉर्मूला आप सब लोगों को याद होता है, लेकिन यहाँ पर ना थोड़ा सा घुमा दिया गया। रियल में फॉर्मूला इसका ये होता है, रियल में फॉर्मूला इसका ये होता है m स्टार इक्वल टू 1/h का स्क्वायर और d²E/d फिर k स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। अब इन्होंने क्या काम करा है, जो m स्टार है ना उसको उल्टा कर दिया है ऐसे करके, m स्टार को ऐसे करके 1/में ले गए हैं, फिर h का स्क्वायर ऊपर पहुँच गया है, ठीक है, और बाकी ये बटे में आ गया d²E/E। तो यहाँ पर आप अंदाज़ा लगा लो कौन सा राइट ऑप्शन होगा इसका। फटाफट तेजी से राइट ऑप्शन देख लो। बताओ, जिनको थ्योरी पढ़नी है वो थ्योरी भी देख लेना, ये सब मैंने करवा रखा है। डी पे आप टिक लगा दो, m स्टार इक्वल टू h का d²E/d स्क्वायर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 देख लेते हैं। क्रोनिग पेनी मॉडल का उपयोग समझाने के लिए किया जाता है। क्रोनिग पेनी मॉडल का उपयोग समझाने के लिए किया जाता है हमेशा ठोसों में ऊर्जा बैंडों का निर्माण। ठोसों में ऊर्जा बैंडों के निर्माण को समझाने के लिए क्रोनिग पेनी मॉडल का यूज़ किया जाता है। पढ़ना बड़ा इजी है, सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 44 देख लेते हैं। ब्लॉक प्रमेय के अनुसार इलेक्ट्रॉन का तरंग फलन होता है। ब्लॉक प्रमेय के अनुसार इलेक्ट्रॉन का तरंग फलन होता है। अकॉर्डिंग टू द ब्लॉक थ्योरम द इलेक्ट्रॉन वेव फंक्शन इज, डी पे आप टिक लगाने, प्रोडक्ट ऑफ प्लेन वेव एंड पीरियोडिक फंक्शन, ठीक है, यानी कि समतल तरंग और आवर्ती फलन का गुणनफल। यही क्या है, ब्लॉक प्रमेय के अनुसार इलेक्ट्रॉन का फंक्शन होता है, यानी कि वेव फंक्शन होता है। चलिए 45 देखते हैं। यानी कि मेजॉरिटी कैरियर इन ए सेमीकंडक्टर आर, एक अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेश वाहक है। तो देखो जो एन टाइप अर्धचालक होते हैं N4 नेगेटिव, तो इलेक्ट्रॉन बहुसंख्यक आवेश वाहक होते हैं, और पी टाइप P4 पॉजिटिव, तो P4 पॉजिटिव मतलब कोटर क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, ऐसा मान के चलो। जब इलेक्ट्रॉन अपना स्थान छोड़कर निकल लेता है बेचारा कहीं को, तो उसके स्थान पे कोटर आ जाता है जो धनावेश का काम करता है, ठीक है। तो एन टाइप अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन और पी टाइप अर्धचालक में कोटर जो होते हैं वो बहुसंख्यक आवेश भाग होते हैं। सी पे आप डायरेक्टली टिक लगा दो, ठीक है। बहुत सिंपल सा पेपर आया हुआ है। 46 नाभिक का आकार निम्न के क्रम का होता है 10⁻⁻15 मीटर। कहाँ पर है इसमें, सी पे आप टिक लगा दो। 15 कहाँ है, ये है, बी पे टिक लगाओ 10⁻⁻15 मीटर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 47। नाभिकीय बल है। नाभिकीय बल बिल्कुल सी पे सही टिक लगा हुआ है। घूर्णन स्वतंत्र यानी कि स्पिन फ्री होता है। ये नाभिकीय बल जो होता है ना, स्पिन फ्री होता है। हाँ क्वेश्चन आ गया है, करके दिखाना है आपको। यदि 29 कॉपर 64 की नाभिकीय त्रिज्या 4.8 × 10⁻13 सेंटीमीटर है, तब 12 मैग्नीशियम 27 की नाभिकीय त्रिज्या R1/R2 बराबर A1/A2 की होल पावर 1/3। फॉर्मूला लगा दो और उसके हल करके आंसर लेके आओ, और ये आंसर बैठेगा आपका ए नंबर, बिल्कुल राइट ऑप्शन है। 3.6 × 10⁻⁻13 मीटर आएगा, ठीक है। हल कर लो इसको, इतना आंसर इसका आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 48 क्वेश्चन हमारे हो गए हैं। ओके सर। ओहो, नाभिक का घनत्व निम्न के क्रम का होता है। देखो ये सारे क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। MSU का भी पेपर हुआ है, मां शाकंभरी यूनिवर्सिटी सहारनपुर का, मैंने पेपर डाला भी है। बिल्कुल सेम टू सेम यही क्वेश्चन पूछे गए। कम से कम 30 से 40 क्वेश्चन ऐसे हैं जो उस वाले पेपर और इस वाले पेपर दोनों की मैचिंग हो रही है, ये लगा लो अंदाज़ा। डी पे आप टिक लगा लो 10⁻17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं उसमें। एक नाभिक की औसत बंधन ऊर्जा हमेशा 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के निकट होती है। ध्यान देना, एक नाभिक की औसत बंधन ऊर्जा 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के निकट होती है। 51 देखो, नाभिकीय चतुर्ध्रुव अघूर्ण है। डी पे टिक लगाओ। गोलीय न्यूक्लाइड का शून्य, यानी कि नाभिकीय चतुर्ध्रुव अघूर्ण है, गोलीय न्यूक्लाइड के लिए शून्य होता, हमेशा याद कर लो ठीक से। चलिए मेरे दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक बीटा कण जब एक रेडियो एक्टिव नाभिक में से उत्सर्जित होता है तब परमाणु की परमाणु संख्या, परमाणु क्रमांक। देखो बीटा कण मतलब -1 बीटा 0 होता है, ये ध्यान देना, -1 बीटा 0 होता है। अब मान लो चलो मैंने हीलियम ही ले लिया, हीलियम से मैंने 2 है और यहाँ से मैंने एक बीटा कण बाहर निकाल दिया, तो एक परमाणु क्रमांक बढ़ जाएगा इसका 3।
ये लिथियम बन जाएगा और प्लस के माइनस के बन बीटा जीरो क्या हो जाएगा हमारा, बाहर निकल जाएगा, है नहीं। तो जब 3 में से घटाओगे तो 2 परमाणु क्रमांक आ जाएगा जो इधर की साइड के बराबर होगा, है ना। तो एक परमाणु क्रमांक जो है बढ़ जाता है। बहुत ही सिंपल सा पेपर है, लेकिन जो न्यूमेरिकल वगैरह पूछे हैं वो आपने पहले कभी करे नहीं होंगे, क्योंकि आप डायरेक्टली MCQ वाइज वीडियो देख के आए हैं और पेपर करने गए हैं, तो बहुत दिक्कत पड़ सकती है आपको। तो एक नंबर जो है बढ़ जाती है, ए पे टिक लगा दो विजिजक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 53। एक रेडियो एक्टिव नमूने का 6 नियतांक लैम्डा है। नमूने का अर्ध आयु, ध्यान देना, 0.693 अपॉन लैम्डा होता है और माध्य आयु 1 अपॉन लैम्डा के बराबर होती है, ठीक है। तो यहाँ पर देख लो कौन सा राइट ऑप्शन है। तो इस ऑप्शन में 0.693 अपॉन लैम्डा तो नहीं दे रखा है, लेकिन ये दे रखा है log E2 अपॉन लैम्डा भी होता है, या 0.693 अपॉन के भी लिख सकते हो, या 2.303 log 10 2 अपॉन लैम्डा भी हो सकता है, ये जो अर्ध आयु होता है। तो बी पे आप टिक लगा दो, बिल्कुल राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 54। यूरेनियम रेडियो एक्टिव श्रेणी में प्रारंभिक नाभिक 92 यूरेनियम 218 तथा अंतिम नाभिक 92 लेड 206। इस प्रक्रिया में क्रमशः अल्फा तथा बीटा कण उत्सर्जित होते हैं। अगर आपको एक पता चल गया तो दूसरा खुद पता चल जाएगा। देखो पहले ना एक परमाणु क्रमांक जो है 238 है और एक परमाणु क्रमांक मतलब परमाणु भार 238 है और परमाणु भार दूसरे का 206 है। घटाओ कितना बच गया, 8 में से 6 घटाया, 238 में से 206 घटाया तो ये 32 बच गया, 8 में से 6 घटाया तो 32 बचा। अब इसको 4 से डिवाइड कर दो, 4 अट्ठे 32, यानी कि 8 4 अट्ठे 32, 4 से हमने डिवाइड करा तो 4 अट्ठे 32, क्योंकि उसका जो अल्फा कण का द्रव्यमान होता है ना, परमाणु द्रव्यमान, वो 4 ही होता है, 2He4 हीलियम परमाणु का नाभिक होता है, तो 4 उसका भी क्या हो गया हमारा परमाणु भार हो गया। तो 4 से 32 को भाग करा 8 आ गया, अल्फा कणों की संख्या कितनी आ गई हमारी 8 आ गई, ठीक है। ओके ओके, फिर कुल मिला के बात ये है कितने बचेंगे, 82 बचेंगे, 76 घटाओगे तो 6 आ जाएगा हमारा। तो यहाँ पे सी पे आप टिक लगा दो, सी नंबर इज द राइट ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 55। ये सोल्व करना पड़ेगा, मैं हल नहीं करवा रहा हूँ उसको। एक निश्चित रेडियो एक्टिव समस्थानिकों के 2 घंटे के पश्चात प्रारंभिक मात्रा का 1/16 भाग अपक्षय रह जाता, आइसोटोप की अर्ध आयु होगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कितनी होगी 55, जल्दी बताओ बेटा फटाफट तेजी से। बी पे आप टिक लगा दो, बी नंबर 30 मिनट हो जाएगी, ठीक है। हल कर लेना यार, इसको हल करके देखो कितना आंसर आ रहा है, ठीक है। ये कर लेना इसको हल, यू आर वेरी वेरी इंटेलिजेंट। अरे आपकी इतना तो कोई है ही नहीं यार। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 56, ठीक है। ओके सर ओके। किस विकिरण की भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है, किस विकिरण की भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है। देखो यहाँ पे लगा हुआ है बीटा कण, बीटा बेचारा बीटा जो होता है ना वो बीज वाला होता है, या तो अल्फा की बात करो या गामा की बात करो। अल्फा बीटा गामा होते हैं, तो अल्फा की जो भेदन क्षमता होती है वो बहुत कम होती है, मतलब न्यूनतम होती है। उससे ज़्यादा बीटा कणों की होती है, लगभग 100 गुना, और सबसे ज़्यादा होती है गामा किरणों की भेदन क्षमता, ठीक है। यानी कि आप गामा पे टिक लगाओ डायरेक्टली सी पे, तो सी जो है ना हमारा, यानी कि जो गामा किरणें होती हैं उनकी भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है। यही क्वेश्चन जो है दूसरे पेपर में भी पूछा गया था। 57 देखो, रेडियो धर्मिता की एसआई इकाई क्या है। बेकुरल, वेकुरल का नाम सुना है, बी पे आप टिक लगा दो, ये एसआई इकाई होती है। क्वेश्चन नंबर 58 है, बीटा 6 तब होता है जब एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में चेंज हो जाता है। बी पे आप टिक लगा दो, एक न्यूट्रॉन जो है वो प्रोटॉन में चेंज हो जाता है तो बीटा 6 होता है। क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं, विच न्यूक्लियर मॉडल एक्सप्लेन न्यूक्लियर फ्यूजन सक्सेसफुल्ली। द्रव यानी कि द्रव बूंद मॉडल है कहीं, देखो ढूंढो जरा इसमें। हाँ ये हैगा, डी पे आप टिक लगा दो, इज द राइट ऑप्शन। बहुत बढ़िया टिक लगाया जिनका पेपर है ये। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 60। निम्नलिखित में से कौन सी मैजिक संख्या नहीं है। 2 भी मैजिक संख्या, 8 भी, 20 भी, 128 भी, तो डी पे आप टिक लगा दो। डी 30 जो है ना वो हमारी मैजिक संख्या नहीं है। 61 देख लेते हैं, नाभिकीय बंधन ऊर्जा को सबसे अच्छे से समझाया जाता है द्रव बूंद मॉडल द्वारा, ठीक है। हाँ यही मॉडल है, बाकी तो सब मॉडल बोहर द्वारा कुछ और है, सेल मॉडल भी हो सकता है रदरफोर्ड मॉडल से, लेकिन द्रव बूंद मॉडल इज ए वेरी गुड, बहुत ज़बरदस्त और दमदार मॉडल है ये, ठीक है। सी पे आप टिक लगा दो, द्रव बूंद मॉडल से। क्वेश्चन नंबर 62 देखो, द्रव बूंद मॉडल के अनुसार प्रति निक्लोन औसत बंधन ऊर्जा। हाँ ये क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा हुआ है मेरे दोस्तों, पर आपसे बढ़कर कुछ नहीं है, यू आर वेरी वेरी इंटेलिजेंट। आप कहो तो करवा दूं यार, ये जो है ना इसमें जो है ऑप्शन एक तो साफ क्लियर दिखाई नहीं दे रहे। अगर मैं पहले पे जाऊं तो मुझे दिखाई दे रहा है A1 है ना, माइनस के फिर A2 और A की पावर 1/3 दिखाई दे रहा है, माइनस के फिर A3 Z माइनस के 1 फिर A की पावर माइनस के 4/3 दिखाई दे रहा है। हाँ ये ऑप्शन बिल्कुल राइट होना चाहिए था, ये ए नंबर इधर राइट होना चाहिए था, ए नंबर बिल्कुल सही होना चाहिए था। लेकिन इसमें एक मिस्टेक ये हुई है
कि ये जो तुम देख रहे हो ना 1/3 यहाँ पे क्या होना चाहिए था, माइनस होना चाहिए था। अगर यहाँ पे माइनस होता तो ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाता है, A1 माइनस के A2 a की पावर माइनस 1/3 फिर माइनस के A3, ठीक है, Z माइनस के 1 और a की पावर माइनस के 4/3, ये राइट ऑप्शन होता। लेकिन यहाँ पे ये माइनस हटा दिया, तो ये दो क्वेश्चन के जो ऑप्शन है वो गलत हैं। एक ब्रेक इक्वेशन हो गई और एक हमारा ये हो गया द्रव बूंद मॉडल के अनुसार पृथ्वी निकल बंधन ऊर्जा। तो आप जो है ना, आप यूनिवर्सिटी की जो साइट पे जाओ, समझ गए, वहाँ पर जो है कमेंट कर दो इस क्वेश्चन को लेकर, सर 2 क्वेश्चन जो हैं वो गलत हमारे हुए हैं, मतलब पेपर के थ्रू गलती हुई है, इसके नंबर आपको मिलेंगे। सभी बच्चों को इन दोनों क्वेश्चन के नंबर मिलेंगे, ये ध्यान देना। बस आपको मेल भेज देनी है, 2-3 बच्चे मिलकर मेल भेज दो अपना अलग अलग मोबाइल से। जब वो मेल पढ़ेंगे उस चीज़ को तो उन्हें भी लगेगा कि हाँ यार ये दोनों क्वेश्चन जो हैं गलत हुए हैं, और उसके नंबर आपके नंबर जो है ना वो ऐड करके देंगे पक्का, बिल्कुल 100%। इतना काम करो, आप मेल कर दो उनको, डायरेक्ट मेल भेजो कि ये क्वेश्चन जो है गलत हुए हैं हमारे। चलिए पहले पूरा सेटिस्फाई हो जाना कि हाँ भाई गलत ही है क्या, तो बिल्कुल ही गलत है ये एक धोरे से, क्योंकि इसमें माइनस चिन्ह नहीं दे रखा है। तो ए पे चलो फिर भी टिक लगा दो, वैसे मत लगाओ टिक जब है ही ना, तो क्योंकि ए की पावर माइनस के 1/3 होना चाहिए था, नहीं है, बाकी सब सही है। चलो कोई दिक्कत नहीं। नीचे वाले में देख लो, नीचे वाले में तो पता नहीं 2/3 दे रखा, उस नीचे वाले में 2/3 दे रखा, उस नीचे वाले में 1/3 दे रखा, सब गलत कर रखा, ठीक है, पर माइनस नहीं है कहीं भी, ठीक है, ओके। चलिए बाकी ए नंबर इधर राइट होना चाहिए था, पर यहाँ पर माइनस इन्होंने नहीं दिया, ठीक है। आप जीमेल जरूर कर देना। 63 देखते हैं, यदि किसी रेडियोधर्मी तत्व का 6 नियतांक इतना है तो उसकी अर्ध आयु कितनी होगी, 10 दिन निकल कर आएगी हल करोगे तो। क्वेश्चन नंबर 64 पे आ गया मैं, रेडियोधर्मी 6 के लिए सही संबंध कौन सा है, n बराबर n0 e की पावर माइनस के लैम्डा t, ठीक है। 65 देखते हैं, दिए गए कार्यक्रम के अनुसार एक रेडियोधर्मी नाभिक x विक्टन की एक श्रेणी से गुजरता है, x अल्फा निकल गया, x1 बना, बीटा निकल गया, x2 बना, गाँव में निकल गया, फिर x3। यदि s की द्रव्यमान संख्या व परमाणु क्रमांक संख्या 216 व 84 है तो x3 के लिए इनके मान होंगे, x3 के लिए इनके मान होंगे। हैं क्या पूछ लिया, क्या क्वेश्चन है ये, अरे क्या क्वेश्चन है ये। तो 65 का डी पे आप टिक लगा दो, ठीक है, यानी कि कितना है ये 21,082, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 66वां। 5 बोरॉन 10 प्लस ए चेंज टू 3 लिथियम 7 प्लस 2He4 नाभिकीय अभिक्रिया में कण ए है तो वो 0N1 है, ठीक है। 67 देख लेते हैं, नाभिकीय प्रक्रिया में 6C12 जब बदला 5 बोरॉन 11 में प्लस E प्लस उत्पन्न हुआ तो किसको व्यक्त करता है, किसको व्यक्त करता है, किसको व्यक्त करता है। तो यहाँ पर आप टिक लगा दें, यहाँ पर आप टिक लगा दें, बी पे आप टिक लगा दें डायरेक्टली, ठीक है, बी आप टिक लगा दें न्यूट्रिनो को, ओके। तो बी पे आप टिक लगाएं न्यूट्रॉनों को। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 1 मिनट एक चीज़ और देख लेते हैं भाई, 1 मिनट एक चीज़ और देख लेते हैं, ठीक है। डी नंबर इज़ द राइट ऑप्शन। आप सीधे सीधे आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। हमारा क्वेश्चन कौन सा था, 67 हमारा हो गया न्यूट्रिनो। 68 देख लेते हैं, 92 यूरेनियम 235 के नाभिक की विखंडन में ऊर्जा मुक्त होती है, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा उत्पन्न होती है। भाई ये एक AMU के तुल्य ऊर्जा 931 मेगा वोल्ट ऊर्जा उत्पन्न होती है। जब एक AMU द्रव्यमान लुप्त होता है तो 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा उत्पन्न होती है, और जब यूरेनियम परमाणु का एक नाभिक विखंडित होता है तो 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा उत्पन्न होती है। 69 देखते हैं, सूर्य विकिरण ऊर्जा प्राप्त करता है हमेशा संलयन क्रिया द्वारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 70, साइक्लोट्रॉन त्वरित करने में प्रयुक्त होता हमेशा धनावेशित कणों को जिसका नाम है प्रोटोनों। इलेक्ट्रॉनों के लिए काम नहीं करता कभी भी, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पे टिक लगा हुआ, बेटा इलेक्ट्रॉनों के लिए कभी काम नहीं करता ये साइक्लोट्रॉन, सिर्फ प्रोटोनों के लिए करता है, यानी कि धनावेशित कणों के लिए करता है बस। GM गणित्र की कार्य प्रणाली इस पर आधारित है, गैस का आयनीकरण, ठीक है। GM गणित्र की कार्य प्रणाली इस पर आधारित है, वो भी किस पे, गैस के आयनीकरण पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 72, वान डी ग्राफ त्वरक का कार्य सिद्धांत किस पर आधारित है, हमेशा स्थिर वैद्युत सिद्धांत पर आधारित है। बड़े अच्छे से आपने पढ़ा होगा। क्वेश्चन नंबर 73 आ गया, निम्नलिखित में से कौन सा नाभिकीय सूचकांक नहीं है, कौन सा नाभिकीय संसूचक नहीं है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए न्यूक्लियर डिटेक्टर। वो वान डी ग्राफ त्वरक जो है ना ये संसूचक नहीं है। 74 देख लेते हैं, अधिकांश नाभिकीय संसूचक किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं, आयनीकरण के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। 75 है, अर्धचालक संसूचक बनाए जाते हैं हमेशा सिलिकॉन और जर्मेनियम के, ठीक है, क्योंकि ये दो शुद्ध अर्धचालक होते हैं। तो 75 क्वेश्चन आज इस लेक्चर में हमने कवर कर लिए हैं। जिन बच्चों का पेपर नहीं हुआ है
तो मेरे दोस्तों अच्छे से याद कर लेना, समझ लेना, क्योंकि बहुत से क्वेश्चन आपके एग्जाम पेपर में ये पक्का फंसेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक्स।